हेलो वीवर, नमस्कार। क्लास 12 एनसीईआरटी का हिस्ट्री आपको पता होगा कि हिस्ट्री क्लास 12 में भाग 1, भाग 2 और भाग 3 करके है। तो आज के वीडियो में हम लोग भाग 3 का जो चैप्टर 14 है उसको डिस्कस करने वाले हैं। भाग 3 की अगर हम बात करें तो भाग 3 में चैप्टर नंबर 10 से और 13 तक, यानी चैप्टर 10, 11, 12, 13 ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति, अनुभव। तो वीडियो शुरू करूं इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा है कि हमें पता है कि 1947 में हमारी आज़ादी से जुड़े, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। यहाँ पे हमें पता है कि 1947 में हमारी आज़ादी से जुड़ी खुशी विभाजन की हिंसा और बर्बरता से बदरंग पड़ गई थी। ब्रिटिश भारत के दो संप्रभु राज्यों भारत और पाकिस्तान, जिसके पश्चिमी और पूर्वी भाग थे, में बंटवारे से कई आकस्मिक परिवर्तन आए। लाखों जाने गई, कईयों की जिंदगियां पलक झपकते बदल गईं। शहर बदले, भारत बदला, एक नए देश का उदय हुआ और ऐसा जनसंहार, हिंसा एवं विस्थापन हुआ जिसका इतिहास में पहले कोई उदाहरण न था। इस अध्याय में हम 1947 के बंटवारे का अध्ययन करेंगे। यह क्यों और कैसे हुआ और इसके चलते 1946 से 50 की काल अवधि में और 1950 के बाद भी आम लोगों के क्या दर्दनाक अनुभव रहे। अध्याय में इस बात का भी चर्चा की जाएगी कि लोगों से बातचीत और साक्षात्कारों के जरिए, यानी कि मौखिक इतिहास का प्रयोग करते हुए हम इन अनुभवों के इतिहासों को कैसे बचा सकते हैं। इस अध्याय में मौखिक इतिहास के फायदे और उसकी सीमाओं को दिखाया गया है। साक्षात्कारों से हम किसी समाज के अतीत के ऐसे आयामों के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं जिनके बारे में दूसरी तरह के स्रोतों से हमें बहुत कम जानकारी मिल पाती है या कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। परंतु कई मामलों के बारे में हमें साक्षात्कार की पत्ती से ज़्यादा पता नहीं चलता। ऐसे पहलुओं के इतिहास को रचने के लिए हमें किसी और किस्म की सामग्री की मदद लेनी पड़ती है। अध्याय के अंत में हम इस मुद्दे पर दोबारा लौटेंगे। तो यहाँ देखिए बंटवारा है। यहाँ तीन घटनाएं दी जा रही हैं जिनका बयान उन दुखद दिनों से गुजरे लोगों ने 1993 में एक शोधकर्ता के आगे किया था। बयान करने वाले पाकिस्तानी थे और शोधकर्ता भारतीय। शोधकर्ता का उद्देश्य यह समझना था कि जो लोग पीढ़ियों से कमोबेश मेल मिलाप से रहते आए थे, उन्होंने 1947 में एक दूसरे पर इतना ज़बरदस्त कहर कैसे ढाया। अब यहाँ पे स्रोत देख सकते हैं। यहाँ पे मैं तो सिर्फ अपने अब्बा पर चढ़ा हुआ कर चुका रहा हूँ। शोधकर्ता की रिपोर्ट इस प्रकार है। मैं 1992 की सर्दियों में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के इतिहास विभाग के पुस्तकालय में जाया करता था। वहाँ अब्दुल लतीफ़ नामक एक धर्मनिष्ठ अधेड़ सज्जन मेरी बहुत मदद किया करते थे। जितना उनके लिए करना ज़रूरी था, उससे भी आगे जाकर वे मुझे आवश्यक सामग्री मुहैया करा देते थे और मेरी अनुरोध की हुई फ़ोटोकॉपियाँ अगली सुबह मेरे पहुँचने के पहले ही बड़े कायदे से तैयार रखते थे। मेरे काम के प्रति उनका यह रवैया मुझे इतना अनोखा लगता था कि एक दिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और पूछ ही बैठा, लतीफ़ साहब, आप ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़कर मेरी इतना मदद क्यों करते हैं?
अपनी घड़ी पर नज़र डालकर उन्होंने लपक कर अपनी नमाजी टोपी उठाई और कहा, अभी तो मुझे तुरंत नमाज के लिए जाना है, पर लौट कर मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। आधे घंटे बाद अपने दफ्तर में लौटते ही उन्होंने बात आगे बढ़ाई। हाँ, आपका सवाल? मेरा मतलब है, मेरे वालिद जम्मू से थे, जम्मू ज़िले के एक छोटे से गांव के बासिंदे। इस गांव में हिंदुओं का दबदबा था और अगस्त 1947 में इलाके के हिंदू गुंडों ने गांव की तमाम मुसलमान आबादी को मार डाला। एक रोज़ तीसरे पहर जब हिंदुओं की भीड़ का पागलपन अपनी हदें पार कर रहा था तो मेरे अब्बा को पता चला कि गांव में शायद वे ही एकमात्र मुस्लिम नौजवान जो जिंदा बचे हैं। अपने पूरे ख़ानदान को वो पहले ही इस कत्लेआम में खो चुके थे और अब भागने के रास्ते ढूंढ रहे थे। उन्हें एक दयालु बुजुर्ग हिंदू पड़ोसन का ख्याल आया। उन्होंने उनसे अपने घर में पनाह देने की प्रार्थना की। वे अब्बा की मदद को राजी तो हुई, मगर बोली कि बेटा, अगर तुम हमारे यहाँ छिपते हो तो वे लोग हम दोनों को ही धर देंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम मेरे पीछे वहाँ चलो जहाँ इन लोगों ने मुर्दों के ढेर लगा रखे हैं। तुम वहाँ मुर्दे जैसे बनकर लेट जाना और तुम पर कुछ लाशें मैं डाल दूँगी। बेटा, सारी रात मुर्दों के बीच ऐसे ही लेटे रहना और सुबह पौ फटते ही जी जान से सियालकोट की तरफ दौड़ जाना। मेरे अब्बा यह सुझाव मान गए। फिर वे दोनों वहाँ गए जहाँ लाशें पड़ी थी। अब्बा चुपचाप ज़मीन पर लेट गए और बूढ़ी माँ ने उन पर कई लाशें डाल दी। कोई घंटे भर बाद हथियारबंद हिंदू दंगाइयों का एक जत्था वहाँ आ धमका। उनमें से एक चिल्लाया, किसी में कुछ जान बची है, और दूसरे लोग अपने अनगढ़ लाठियों और बंदूकों से उस ढेर में जिंदगियों के आसार तलाशने लगे। कोई चिल्लाया, अरे उस लाश की कलाई पर घड़ी है। उसने राइफल का कुंदा जोर से अब्बा की उंगलियों पर दे मारा। अब्बा जी बताया करते थे कि घड़ी वाली कलाई की फैली हथेली को बिल्कुल बिना हिलाए रखना उनके लिए कितना मुश्किल था। किसी तरह कुछ सेकंड तक वे ऐसा करने में कामयाब रहे। तभी दंगाइयों में से कोई बोला कि अरे ये घड़ी ही तो है, चलो यहाँ से, अंधेरा होने लगा है। अब्बा जी की तकदीर थी कि वे लोग चले गए और मेरे अब्बा पूरी रात उस मरघट के माहौल में लेटे रहे। सुबह की उजास होते ही वे सचमुच अपनी जान बचाकर ही भागे। सियालकोट पहुंचने तक वे रुके ही नहीं। मैं आपकी मदद इसलिए करता हूं कि एक हिंदू भाई ने मेरे अब्बा की मदद की थी। मैं तो सिर्फ अपने अब्बा पर चढ़ा हुआ कर चुका रहा हूं। मैंने कहा, मगर मैं तो हिंदू नहीं, सिख खानदान से या हद से हद एक मिले जुले हिंदू सिख खानदान से हूँ। मैं ठीक ठाक नहीं जानता कि आपका मजहब क्या है। आप केस भी नहीं रखते और मुसलमान भी नहीं हैं, सो मेरे लिए तो आप हिंदू ही हैं। और मैं जो थोड़ा बहुत आपके लिए करता हूँ वह इसलिए कि एक हिंदू माई ने मेरे अब्बा को बचाया था। दूसरा स्रोत आप देख सकते हैं यहाँ पे है। बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला। शोधकर्ता का दूसरा किस्सा लाहौर के एक यूथ हॉस्टल के मैनेजर के बारे में है। मैं जगह की तलाश में हॉस्टल गया था और वहाँ मैंने तुरंत अपनी नागरिकता की घोषणा कर दी थी। मैनेजर ने कहा, आप हिंदुस्तानी हैं, इसलिए मैं आपको कमरा तो नहीं दे सकता, मगर आपको चाय ज़रूर पिला सकता हूँ और एक किस्सा सुना सकता हूँ। इतने जाने वाले प्रस्ताव पर मैं नहीं कैसे कह सकता था। मैनेजर ने शुरू किया। 50 के दशक के शुरुआती हिस्से में मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई थी। मैं ध्यान से सुन रहा था। मैं वहाँ पाकिस्तानी दूतावास में क्लर्क था। मेरे एक लाहौरी दोस्त ने मुझे एक रुका छोटी चिट्ठी दिया था जो कभी उसके पड़ोसी रहे एक व्यक्ति को देना था। वह व्यक्ति आजकल दिल्ली के पहाड़गंज में रह रहा था।
एक दिन मैं अपनी साइकिल लेकर पहाड़गंज को चला। जैसे ही मैंने सेंट्रल सेक्रेटरीट के पास वाले कैथेड्रल बड़ा गिरजाघर को पार किया, मुझे एक सिख साइकिल पर जाता दिखाई दिया। उसे रोककर मैंने पंजाबी में पूछा, सरदार जी पहाड़गंज का रास्ता किधर से है? उन्होंने पूछा, तुम शरणार्थी हो? नहीं, मैं लाहौर से आया हूँ, मैं इकबाल अहमद हूँ। इकबाल अहमद लाहौर से? रुको रुको। वह रुको की आवाज़ मुझे बेरहम हुक्म जैसी सुनाई दी और मैंने सोचा कि अब तो मैं गया, ये सिख मुझे ख़त्म ही कर देगा। पर और कोई चारा भी न था, इसलिए मैं रुक गया। वह भारी भरकम सिख दौड़ता हुआ आया और उसने मुझे कसकर खींच लिया। भीगी आंखों से उसने कहा, बरसों हो गए मैं किसी पंजाबी मुसलमान से नहीं मिला। मैं मिलने को तरस रहा था, पर यहाँ पंजाबी बोलने वाले मुसलमान मिलते ही नहीं। ना नहीं, तुम कभी हमारे नहीं हो सकते। शोधकर्ता का कि ये तीसरा ही घटना है। मुझे अभी भी 1992 में लाहौर में मिले एक आदमी की बहुत अच्छी तरह याद है। वह गलती से मुझे विदेश में पढ़ने वाला पाकिस्तानी समझ बैठा था। जाने किस वजह से वह मुझे पसंद करने लगा था। वह मुझसे अनुरोध कर रहा था कि पढ़ाई पूरी करके मैं कौम की खिदमत करने के लिए वापस लौट आऊँ। मैंने कहा कि मैं लौटूंगा, लेकिन बातचीत के दौर में मैंने जब बताया कि मैं भारत का नागरिक हूँ तो एकदम से उसका लहजा बदल गया और अपने आप को भरसक रोकते रोकते भी उसके मुंह से निकला, ओ हिंदुस्तानी। मैं समझा था आप पाकिस्तानी हैं। मैंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की। मैं अपने आप को दक्षिण एशियाई मानता हूँ, पर वह अड़ा रहा। नहीं, तुम कभी हमारे नहीं हो सकते। तुम्हारे लोगों ने 1947 में मेरा पूरा गांव का गांव साफ कर दिया था। हम कट्टर दुश्मन हैं और हमेशा रहेंगे। ऐतिहासिक मोड़, बंटवारा या महाध्वंस, होलोकॉस्ट। अभी जो संस्मरण पेश किए गए हैं उनसे बंटवारे के दौरान हुई चौतरफा हिंसा का पता चलता है। कई लाख लोग मारे गए, न जाने कितनी औरतों का बलात्कार और अपहरण हुआ, करोड़ों उजड़ गए, रातों रात अजनबी ज़मीन पर रिफ्यूजी बनकर रह गए। इंसानी नुकसान का कोई सटीक हिसाब लगाना नामुमकिन है। काबिल और जानकार विद्वानों के अनुमानों में भी मरने वालों की संख्या 2 लाख से 5 लाख तक रही है। शायद यह अनुमान सही है कि लगभग 1.5 करोड़ लोगों को भारत और पाकिस्तान के बीच रातों रात खड़ी कर दी गई सरहद के इस या उस पार जाना पड़ा। जैसे ही उन्होंने इस छाया सीमा दोनों नए राज्यों के बीच की सरहद औपचारिक आज़ादी के 2 दिन बाद तक भी अधिकृत रूप से तय नहीं थी से ठोकर खाई। वे बेघर हो गए। पलक झपकते उनके माल असबाब हाथ से जाते रहे। दोस्त रिश्तेदार बिछड़ गए। वे अपने जड़ों, मकानों, खेतों, कारोबारों से महरूम हो गए। बचपन की यादें उनसे छीन ली गई। अपनी स्थानीय व क्षेत्रीय संस्कृतियों से वंचित ये लोग दोबारा तिनकों से अपनी ज़िंदगी खड़ी करने के लिए मजबूर हो गए। क्या यह महज एक विभाजन एक कमोबेश व्यवस्थित संवैधानिक फैसला आपसी रजामंदी के आधार पर इलाके और संपत्तियों का सामान्य बंटवारा भर था, या इसे 16 माह का गृह युद्ध कहा जाए, क्योंकि पाले के दोनों तरफ पूरी की पूरी आबादियों का दुश्मनों की तरह सफाया कर देने के लिए सुनियोजित कोशिश की जा रही थी और इसके लिए संगठित गिरोह कमर कस खड़े थे। जिंदा बच जाने वाले 1947 को अक्सर कई दूसरे शब्दों में व्यक्त करते हैं। मार्शल लॉ यानी मार्शल लॉ, मारामारी और रौला या हुल्लड़। विभाजन के दौरान हुई हत्याओं, बलात्कार, आगजनी और लूटपाट की बात करते हुए समकालीन प्रेक्षकों और विद्वानों ने कई बार महाध्वंस या होलोकॉस्ट का शब्द का उल्लेख किया है।
जाहिर है कि वे इस सामूहिक जन संहार की भयानकता को रेखांकित करना चाहते हैं। बहरहाल क्या ये संज्ञाएं और शब्द सही हैं? आपने कक्षा 9 में नाज़ी शासन के दौरान हुए जर्मन होलोकॉस्ट के बारे में पढ़ा होगा। एक लिहाज से देखें तो सन 47 में भारतीय उपमहाद्वीप में जो घटा उसकी भीषणता को होलोकॉस्ट शब्द से ही समझा जा सकता है। यह हादसा इतना जघन्य था कि विभाजन, बंटवारा या तकसीम जैसे शब्दों से उसके सारे पहलू सामने नहीं आते। इसे यह भी समझने में मदद मिलती है कि यूरोपीय होलोकॉस्ट की तरह हमारे समकालीन सरोकारों में भी विभाजन का इतना ज़्यादा जिक्र क्यों होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों घटनाओं के बीच कोई फ़र्क नहीं था, या अगर था तो उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। 1947-48 में भारतीय उपमहाद्वीप में सफाई की कोई सरकारी मुहिम नहीं चली, जबकि नाज़ी जर्मनी में यही हो रहा था। वहाँ लोगों को मारने के लिए नियंत्रण और संगठन की तमाम आधुनिक तकलीफ़ों का इस्तेमाल किया गया। भारत विभाजन के वक्त जो नस्ली सफाया हुआ वह सरकारी निकायों की नहीं बल्कि धार्मिक समुदायों के स्वयंभू प्रतिनिधित्वों की कारगुजारियाँ थीं। रूढ़ी छवियों की ताकत। भारत में पाकिस्तान से नफरत करने वाले और पाकिस्तान में भारत से नफरत करने वाले दोनों ही बंटवारा की उपज हैं। कई बार गलतफहमी में लोग यह मान लेते हैं कि भारतीय मुसलमानों की वफादारी पाकिस्तान के साथ है। उनकी कथित गैर भारतीय अखिल इस्लामी निष्ठा की इस धारणा के साथ कई और आपत्तिजनक विचार जुड़े होते हैं। मसलन कई लोगों को लगता है कि मुसलमान क्रूर होते हैं, कट्टर होते हैं, गंदे होते हैं और हमलावरों के वंशज हैं, जबकि हिंदू दयालु, उदार, शुद्ध और जिन पर हमला किया गया उनके वंशज हैं। पत्रकार R.M. मर्फी ने अपने अध्ययन में दिखाया है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की रूढ़ी की कमी नहीं है। उनका कहना है कि कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि मुसलमान निष्पक्ष, बहादुर, एक ईश्वरवादी, एक ईश्वर की पूजा करने वाले और मांसाहारी होते हैं, जबकि हिंदू काले, कायर, बहुईश्वरवादी, शाकाहारी होते हैं। हालांकि इनमें से कुछ छवियां विभाजन से भी पहले की है, लेकिन 1947 की घटनाओं से उन्हें और बल मिला है। इतिहासकार इन धारणाओं में मौजूद गलतफहमियों की बार बार आलोचना करते रहे हैं, लेकिन दोनों ही देशों में घृणा के ये स्वर शांत होने का नाम नहीं लेते। विभाजन ने ऐसी स्मृतियां, घृणाएं, छवियां और पहचानें रच दी हैं कि वे आज भी सरहद के दोनों तरफ लोगों के इतिहास को तय करती चली जा रही हैं। ये नफरत सामुदायिक टकरावों में साफ झलकती हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिक टकरावों ने इन पिछली स्मृतियों को जिंदा रखने का काम किया है। बंटवारे के दौरान हुई हिंसा की कहानियाँ को सांप्रदायिक समूह विभिन्न समुदायों के आपसी फासले को और गहरा करने के लिए बार बार दोहराते हैं। वे लोगों के जेहन में संशय और अविश्वास पैदा करते हैं, सांप्रदायिक रूढ़ छवियों को मजबूर करते हैं, इस निराधार सोच को हवा देते हैं कि हिंदू, सिख, मुसलमान, इन समुदायों के बीच सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं और उनके हित एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। पाकिस्तान और भारत के संबंध बंटवारे की इस विरासत से गहरे तौर पर तय होते हैं। उन प्रलयंकारी क्षणों की परस्पर विरोधी स्मृतियों से दोनों तरफ विभिन्न समुदायों के बारे में प्रचलित धारणाओं को बल मिला है। एक लंबे इतिहास का अंतिम चरण। कुछ इतिहासकार, भारतीय भी और पाकिस्तानी भी यह मानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की यह समझ कि औपनिवेशिक भारत में हिंदू और मुसलमान दो पृथक राष्ट्र थे, मध्यकालीन इतिहास पर भी लागू की जा सकती है। यह इतिहासकार इस बात पर बल देते हैं कि 1947 की घटना मध्य और आधुनिक युगों में हुए हिंदू मुस्लिम झगड़ों के लंबे इतिहास से बारीकी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन यह तर्क इस बात को अनदेखा
कर जाता है कि इन समुदायों में झगड़ों का इतिहास मेल जोल के लंबे इतिहास के साथ साथ चला है। फिर यह भी महत्वपूर्ण है कि हिंदू मुसलमानों में कई तरह के सांस्कृतिक आदान प्रदान रहे हैं। जो लोग दक्षिण एशिया में हिंदू मुस्लिम झगड़ों की निरंतरता की बात करते हैं, यह नहीं देखते हैं कि लोगों की मानसिकता पर बदलती परिस्थितियों का असर होता है। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि देश का बंटवारा एक ऐसी सांप्रदायिक राजनीति का आखिरी बिंदु था जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में शुरू हुई। उनका तर्क है कि अंग्रेज़ों द्वारा 1909 में मुसलमानों के लिए बनाए गए पृथक चुनाव क्षेत्र, जिनका 1919 में विस्तार किया गया, का सांप्रदायिक राजनीति की प्रवृत्ति पर गहरा प्रभाव पड़ा। पृथक चुनाव क्षेत्रों की वजह से मुसलमान विशेष चुनाव क्षेत्रों में अपनी प्रतिनिधि चुन सकते थे। इस व्यवस्था में राजनीतिज्ञों को लालच रहता था कि वह सामुदायिक नारों का इस्तेमाल करें और अपने धार्मिक समुदायों के व्यक्तियों को नाजायज़ फ़ायदे पहुंचाएं। इस तरह से उभरती हुई आधुनिक राजनैतिक व्यवस्था में धार्मिक असीमताओं का क्रियाशील प्रयोग होने लगा। चुनावी राजनीति इन असीमताओं को ज़्यादा गहरा और पक्का बनाने लगी। अब सामुदायिक असीमताओं से जुड़े अभिप्राय केवल विश्वास और अकायद के फ़र्कों पर केंद्रित नहीं थे। अब अक्सर धार्मिक असीमताएं समुदायों के बीच हो रहे विरोध से जुड़ गईं। हालांकि भारतीय राजनीति पर पृथक चुनाव क्षेत्रों का अच्छा खासा असर पड़ा। हमें इनके महत्व को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करनी चाहिए और न ही हमें यह मानना चाहिए कि बंटवारा पृथक चुनाव क्षेत्रों की प्रत्यक्ष देन है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में सांप्रदायिक असीमताएं कई अन्य कारणों से भी ज़्यादा पक्की हुई। 1920 और 30 के दशकों में कई घटनाओं की वजह से तनाव उभरे। मुसलमानों को मस्जिद के सामने संगीत, गोरक्षा आंदोलन और आर्य समाज की शुद्धि की कोशिशें, यानी कि नौ मुसलमानों को फिर से हिंदू बनाना जैसे मुद्दों पर गुस्सा आया। दूसरी ओर हिंदू 1923 के बाद तबलीग प्रचार और तंजीम के विस्तार से उत्तेजित हुए। जैसे जैसे मध्यवर्गीय प्रचार और सांप्रदायिक कार्यकर्ता अपने अपने समुदायों में लोगों को दूसरे समुदायों के खिलाफ लामबंद करते हुए ज़्यादा एकजुटता बनाने लगे, देश के विभिन्न भागों में दंगे फैलते गए। प्रत्येक सांप्रदायिक दंगों से समुदायों के बीच फर्क गहरे होते गए और हिंसा की परेशान करने वाली स्मृतियां भी निर्मित होती गई। फिर भी ऐसा कहना सही नहीं होगा कि बंटवारा केवल सीधे सीधे बढ़ते हुए सांप्रदायिक तनावों की वजह से हुआ। गर्म हवा फिल्म के नायक ने ठीक ही कहा, सांप्रदायिक कलह तो सन 1947 से पहले भी होती थी, लेकिन उसकी वजह से लाखों लोगों के घर कभी नहीं उजड़े। पहले की सांप्रदायिक राजनीति और विभाजन में गुणात्मक फ़र्क है और बंटवारा को समझने के लिए हमें ब्रिटिश राज के आखिरी दशक की घटनाओं को बारीकी से देखना होगा। सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है? अगर आपसे बोला जाए तो आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1937 में प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस मंत्रालय प्रांतीय संसदों के गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए। इस चुनाव में मताधिकार केवल 10 से 12% लोगों के पास था। इस चुनाव में कांग्रेस के परिणाम अच्छे रहे। उसने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 7 में अपने सरकारें बनाई। मुसलमानों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, परंतु मुस्लिम लीग भी इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा नहीं कर पाई। उसे इस चुनाव में संपूर्ण मुस्लिम वोट का केवल 4.4% ही हिस्सा मिल पाया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में उसे एक सीट भी प्राप्त नहीं हुई। पंजाब की 84 आरक्षित सीटों में से सिर्फ उसे 2 ही प्राप्त हुई। सिंध में 33 में से 3 प्राप्त हुई। संयुक्त प्रांत
वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु यहाँ कांग्रेस का संपूर्ण बहुमत था, इसलिए उसने लीग की इस मांग को ठुकरा दिया। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इससे लीग के सदस्यों के दिलों में यह बात घर कर गई कि अगर भारत अविभाजित रहा तो मुसलमानों के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आ पाएगी, क्योंकि वे अल्पसंख्यक हैं। ऐसे समझ के पीछे लीग की यह मान्यता थी कि मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व एक मुस्लिम पार्टी ही कर सकती है और कांग्रेस एक हिंदू दल है। परंतु जिन्ना की जिद कि लीग को मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता माना जाए, उस समय बहुत कम लोगों को मंजूर थी। लीग संयुक्त प्रांत बम्बई और मद्रास में लोकप्रिय थी, परंतु अभी भी उसका सामाजिक आधार बंगाल में काफ़ी कमज़ोर था और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत एवं पंजाब में न के बराबर था। सिंध में भी लीग सरकार नहीं बना पाई थी और केवल 10 साल बाद ही इन सभी प्रांतों से पाकिस्तान बनाया गया। इसलिए इस काल से लीग ने सामाजिक समर्थन की अपनी कोशिशें दोहरी कर दी। कांग्रेस मंत्रालय ने भी इस खाई को और गहरा कर दिया। संयुक्त प्रांतों में पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाने के बारे में मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग जमींदारी प्रथा का समर्थन करती प्रतीत होती थी, जबकि कांग्रेस उसको खत्म करना चाहती थी। यद्यपि कांग्रेस ने अभी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया था, न ही कांग्रेस ने अपने मुस्लिम जनसंपर्क कार्यक्रम में कोई खास सफलता मिल पाई थी। इस प्रकार कांग्रेस के धर्मनिरपेक्ष और रेडिकल बयानों से रूढ़िवादी मुसलमान और मुसलमान भूस्वामी तो चिंता में पड़ ही गए। कांग्रेस मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, 30 के दशक के आखिरी सालों में कांग्रेस के बड़े नेता धर्मनिरपेक्षता पर पहले से भी ज़्यादा और जोर देने लगे, मगर कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक या कांग्रेस के मंत्री भी इन विचारों पर पूरी तरह सहमत नहीं थे। मौलाना आज़ाद ने 1937 में यह सवाल उठाया था कि कांग्रेस के सदस्यों को लीग में शामिल होने की छूट तो नहीं है, लेकिन उन्हें हिंदू महासभा में शामिल होने से रोका नहीं जाता है। उनके मुताबिक कम से कम मध्य प्रांत वर्तमान मध्य प्रदेश में यह स्थिति थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने दिसंबर 1938 में जाकर यह ऐलान किया कि कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते। प्रसंगवश यह वही समय था जब हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की ताकत बढ़ती जा रही थी। 30 के दशक में ही RSS नागपुर से बढ़ते हुए संयुक्त प्रांत पंजाब और अन्य भागों में फैला था। 1940 तक RSS के पास हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रति समर्पित अत्यंत अनुशासित 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता थे। उनका विश्वास था कि भारत केवल हिंदुओं का देश है। पाकिस्तान का प्रभाव। पाकिस्तान की स्थापना की मांग धीरे धीरे ठोस रूप ले रही थी। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। इस अस्पष्ट से प्रस्ताव में कहीं भी विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, बल्कि इस प्रस्ताव को लिखने वाले पंजाब के प्रधानमंत्री और यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सिकंदर हयात खान ने 1 मार्च 1941 को पंजाब असेंबली को संबोधित करते हुए ऐसा ऐलान किया था कि वह ऐसे पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध करते हैं जिसमें यहाँ मुस्लिम राज और बाकी जगह हिंदू राज होगा। अगर पाकिस्तान का मतलब यह है कि पंजाब में खालिस मुस्लिम राज कायम होने वाला है तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने संघीय इकाई के लिए उल्लेखनीय स्वायत्तता के आधार पर एक ढीले संयुक्त महासंघ के समर्थन में अपने विचारों को फिर दोहराया। कुछ दिनों
कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू हुई, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की ज़रूरत पर जोर दिया था, मगर उस भाषण में इकबाल एक नए देश का उदय पर नहीं बल्कि पश्चिमोत्तर भाग भारत में मुस्लिम बहुल इलाकों को एकीकृत शिथिल भारतीय संघ के भीतर एक स्वायत्त इकाई की स्थापना पर जोर दे रहे थे। विभाजन का अचानक हो जाना। पीछे हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान के बारे में अपनी मांग पर लीग की राय पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। उपमहाद्वीप में मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए सीमित स्वायत्तता की मांग से विभाजन होने के बीच बहुत ही कम समय, केवल 7 साल रहा। किसी को मालूम नहीं था कि पाकिस्तान के गठन का क्या मतलब होगा और उससे भविष्य में लोगों की ज़िंदगी किस तरह तय होगी। 1947 में अपने मूल इलाके छोड़कर नई जगह जाने वालों में से बहुत को यही लगता था कि जैसे ही शांति बहाली होगी वे लौट आएंगे। शुरुआत में मुस्लिम नेताओं ने भी एक संप्रभु राज्य के रूप में पाकिस्तान की मांग खास संजीदगी से नहीं उठाई थी। शुरुआत में शायद खुद जिन्ना भी पाकिस्तान की सोच की सौदेबाजी में एक पैतरे के तौर पर ही इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका वे सरकार द्वारा कांग्रेस को मिलने वाली रियायतों पर रोक लगाने और मुसलमानों के लिए और रियायतें हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरे विश्व युद्ध के कारण अंग्रेज़ों को स्वतंत्रता के बारे में औपचारिक वार्ताएं कुछ समय तक टालनी पड़ी, लेकिन 1942 में शुरू हुए विशाल भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम था कि अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा और उसके अफसरों को संभावित सत्ता हस्तांतरण के बारे में भारतीय पक्षों के साथ बातचीत के लिए तैयार होना पड़ा। युद्धोत्तर घटनाक्रम। जब 1945 में दोबारा वार्ताएं शुरू हुई तो अंग्रेज इस बात पर सहमत हुए कि एक केंद्रीय कार्यकारिणी सभा बनाई जाएगी जिसके सभी सदस्य भारतीय होंगे, सिवाय वायसराय और सशस्त्र सेनाओं की सेनापति के। उनकी राय में यह पूर्ण स्वतंत्रता की ओर शुरुआती कदम होगा। सत्ता हस्तांतरण के बारे में यह चर्चा टूट गई क्योंकि जिन्ना इस बात पर अड़े हुए थे कि कार्यकारिणी सभा के मुस्लिम सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार मुस्लिम लीग के अलावा और किसी को नहीं है। वे सभा में सांप्रदायिक आधार पर वीटो की व्यवस्था भी चाहते थे। उनका कहना था कि अगर मुस्लिम सदस्य किसी फैसले का विरोध करते हैं तो उसे कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति से पारित किया जाना चाहिए। उस समय के राजनीतिक हालात को देखते हुए लीग की पहली मांग काफ़ी आश्चर्यजनक थी, क्योंकि राष्ट्रवादी मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस का समर्थन करता था। इन वार्ताओं में उसके प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मौलाना आज़ाद कर रहे थे और पश्चिमी पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के सदस्य भी ज़्यादातर मुसलमान थे। अंग्रेज यूनियनिस्टों को नाराज़ नहीं करना चाहती थी क्योंकि पंजाब सरकार में उन्हीं का दबदबा था और वे अंग्रेज़ों के प्रति लगातार वफादार रहे थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य सीटों पर कांग्रेस को एक तरफा सफलता मिली। 91.3% गैर मुस्लिम वोट कांग्रेस के खाते में गए। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भी ऐसे ही बेजोड़ सफलता मिली। मध्य प्रांत में उसने सभी 30 आरक्षित सीटें जीती और मुस्लिम वोटों में से 86.6% उसके उम्मीदवारों को मिले। सभी प्रांतों की कुल 509 आरक्षित सीटों में से 442 मुस्लिम लीग के पास आई। इसका मतलब है कि 1946 में जाकर ही
मुस्लिम लीग खुद को मुस्लिम मतदाताओं के बीच प्रभुत्वशाली पार्टी के रूप में स्थापित कर पाई। अब जाकर वह भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रवक्ता होने का दावा कर सकती थी। लेकिन आपको याद होगा कि इन चुनावों में मताधिकार बेहद सीमित था। आबादी केवल 10 से 12% तबके को ही प्रांतीय चुनावों में वोट डालने का अधिकार था। केंद्रीय असेंबली के चुनावों में तो केवल 1% लोगों को ही मताधिकार मिला था। विभाजन एक संभावित विकल्प। मार्च 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने लीग की मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक उचित राजनीतिक रूपरेखा सुझाने के लिए 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजा। इस कैबिनेट मिशन ने 3 महीने तक भारत का दौरा किया और एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ का सुझाव दिया। इसमें भारत एकीकृत ही रहने वाला था, जिसकी केंद्रीय सरकार काफ़ी कमज़ोर होती और उसके पास केवल विदेशी रक्षा और संचार का जिम्मा होता। संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूद प्रांतीय सभाओं को 3 हिस्सों में समूहबद्ध किया जाना था। हिंदू बहुल प्रांतों को समूह क, पश्चिमोत्तर मुस्लिम बहुल प्रांतों को समूह ख और पूर्वोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांतों को समूह ग में रखा गया था। प्रांतों के इन खंडों या समूहों को मिलाकर क्षेत्रीय इकाइयों का गठन किया जाना था। माध्यमिक स्तर की कार्यकारी और विधायी शक्तियां उनके पास ही रहने वाली थीं। शुरुआत में सभी प्रमुख पार्टियों ने इस योजना को मान लिया था, लेकिन यह समझौता ज़्यादा देर नहीं चल पाया क्योंकि सभी पक्षों की इस योजना के बारे में व्याख्या अलग अलग थी। लीग की मांग थी कि यह संबद्धता अनिवार्य हो, जिसमें समूह ख और ग के पास भविष्य में संघ से अलग होने का अधिकार होना चाहिए। कांग्रेस चाहती थी कि प्रांतों को अपनी इच्छा का समूह चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस कैबिनेट मिशन के इस स्पष्टीकरण से भी संतुष्ट नहीं थी कि शुरुआत में यह समूहबद्धता अनिवार्य होगी, मगर एक बार संविधान बन जाने के बाद उनके पास समूहों से निकलने का अधिकार होगा और बदली हुई परिस्थितियों में नए चुनाव कराए जाएंगे। इस प्रकार आखिरकार कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को लीग और कांग्रेस दोनों ने ही मना कर दिया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था क्योंकि इसके बाद विभाजन कमोबेश अपरिहार्य हो गया था। कांग्रेस के ज़्यादातर नेता इसे त्रासद मगर अवश्यंभावी परिणाम मान चुके थे। केवल महात्मा गांधी और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत NWFP के नेता खान अब्दुल गफ्फार खां ही अंत तक विभाजन का विरोध करते रहे। विभाजन की ओर कैबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस लेने के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग को अमली जामा पहनाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का फैसला लिया। पार्टी ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान किया। उसी दिन कलकत्ता में दंगा भड़क उठा जो कई दिनों तक चला और उसमें कई हजार लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के बहुत सारे भागों में हिंसा फैल चुकी थी। मार्च 1947 में कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब को मुस्लिम बहुल और हिंदू सिख बहुल 2 हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी। कांग्रेस ने बंगाल के मामले में भी यही सिद्धांत अपनाने का सुझाव दिया। अंकों के खेल में उलझकर पंजाब के बहुत सारे सिख नेता और कांग्रेसी भी इस बात को मान चुके थे कि अब विभाजन अनिवार्य विकृति है जिसे टाला नहीं जा सकता। उनको लगता था कि वे अविभाजित पंजाब में मुसलमानों से घिर जाएंगे और उन्हें मुस्लिम नेताओं के रहम पर जीना पड़ेगा, इसलिए वे भी कमोबेश इस फैसले के हक में थे। बंगाल में भी भद्रलोक बंगाली हिंदुओं का जो तबका सत्ता अपने हाथ में रखना चाहता था वह मुसलमानों का अस्थायी गुलामी। उनके एक नेता ने यही शब्द कहे थे कि आशंका से भयभीत था। संख्या की दृष्टि से वे कमज़ोर थे, इसलिए उनको लगता था कि प्रांत के विभाजन से ही उनका राजनीतिक प्रभुत्व बना रह सकता है।
कानून व्यवस्था का नाश। मार्च 1947 से तकरीबन साल भर तक रक्तचाप चलता रहा। इसका एक कारण यह था कि शासन की संस्थाएं बिखर चुकी थी। उसी समय बहावलपुर में तैनात पेंडेरल मून नाम के एक अफसर ने इस बारे में लिखा था कि जब मार्च 1947 में पूरे अमृतसर में आगजनी और मारकाट हो रही थी तो पुलिस एक भी गोली नहीं चला पाई। साल के आखिर तक शासन तंत्र पूरी तरह नष्ट हो चुका था। पूरा अमृतसर जिला चौतरफा रक्तचाप में डूबा हुआ था। अंग्रेज अफसरों को सूझ नहीं रहा था कि हालात को कैसे संभाले। वे फैसला लेना नहीं चाहते थे और हस्तक्षेप करने में हिचकिचा रहे थे। जब दहशत ज़्यादा लोगों ने मदद के लिए गुहार लगाई तो अंग्रेज अफसरों ने उनसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल या मोहम्मद अली जिन्ना की शरण में जाने को कहा। किसी को मालूम नहीं था कि सत्ता किसके हाथ में है। महात्मा गांधी के अलावा भारतीय दलों के सभी वरिष्ठ नेता आज़ादी के बारे में जारी वार्ताओं में व्यस्त थे, जबकि प्रभावित प्रांतों के बहुत सारे भारतीय प्रशासनिक अफसर अपने ही जान माल के बारे में भयभीत थे। अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी में लगे थे। समस्या इसलिए और बढ़ गई क्योंकि भारतीय सिपाही और पुलिस वाले भी हिंदू, मुसलमान या सिख के रूप में आचरण करने लगे थे। जैसे जैसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, वर्दीधारियों की पेशेवर प्रतिबद्धता पर भरोसा कमज़ोर पड़ता गया। बहुत सारे स्थानों पर न केवल पुलिस वालों ने अपने धर्म के लोगों की मदद की, बल्कि उन्होंने दूसरे समुदायों पर हमले भी किए। महात्मा गांधी एक अकेली फौज। इस सारी उथल पुथल में सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए एक आदमी की बहादुराना कोशिशें आखिरकार रंग लाने लगी। 77 साल के बुजुर्ग गांधी ने अहिंसा अपने जीवन पर्यंत सिद्धांत को एक बार फिर आजमाया और अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उनका फैसला इस यकीन पर आधारित था कि लोगों का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। वे पूर्वी बंगाल के नोआखली, वर्तमान बांग्लादेश से बिहार के गांवों में और उसके बाद वह कलकत्ता के दंगों में झुलसी झोपड़ी पट्टियों की यात्रा पर निकल पड़े। उनकी कोशिश थी कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे को न मारें और हर जगह उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को हिंदू अथवा मुस्लिम दिलासा दी। अक्टूबर 1946 में पूर्वी बंगाल के मुसलमान हिंदुओं पर निशाना कस रहे थे। गांधी जी वहां गए, पैदल गांव पहुंचे और उन्होंने स्थानीय मुसलमानों को समझाया कि वे हिंदुओं की रक्षा करें। इसी तरह अन्य स्थानों पर जैसे कि दिल्ली में उन्होंने दोनों समुदायों में पारस्परिक भरोसा और विश्वास बनाने की कोशिश की। जान बचाने के लिए भागकर पुराने किले के भीड़ भरे शिविर में पनाह लेने वाले शाहिद अहमद देहलवी नामक दिल्ली के एक मुसलमान ने 9 सितंबर 1947 को दिल्ली में गांधी जी के आगमन का बड़ी लंबी और कठोर गर्मी के बाद बरसात की फुहारों के आने जैसा महसूस किया। देहलवी ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मुसलमान एक दूसरे से कहने लगे थे कि अब दिल्ली बच जाएगी। 28 नवंबर 1947 को गुरु नानक जयंती के मौके पर गांधी जी गुरुद्वारा शीशगंज में सिखों की एक सभा को संबोधित करने गए तो उन्होंने देखा कि दिल्ली का दिल कहलाने वाले चांदनी चौक की सड़क पर एक भी मुसलमान नहीं था। उसी शाम को अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि हमारे लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि चांदनी चौक में एक भी मुसलमान नहीं है। गांधी जी अपने हत्या तक दिल्ली में ही रहे और आखिरी दिनों में मुसलमानों को शहर से बाहर खदेड़ने की सोच से तंग आकर उन्होंने अनशन शुरू कर दिया था। आश्चर्यजनक बात है कि पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थियों ने भी अनशन में उनके साथ बैठ गए थे। मौलाना आज़ाद ने लिखा है कि इस अनशन का असर आसमान की बिजली जैसा रहा। लोगों को मुसलमानों के सफाई के अभियान की निरर्थकता दिखाई देने लगी, मगर हिंसा का यह नंगा नाच आखिरकार गांधी जी की शहादत के साथ ही खत्म हुआ। दिल्ली के बहुत सारे मुसलमानों ने बाद में कहा कि दुनिया सच्चाई की राह पर आ गई थी। बंटवारे में औरतें।
औरतों की बरामदगी। पिछले तकरीबन 1.5 दशक में से इतिहासकार बंटवारे के दौरान आम लोगों के अनुभवों की पड़ताल कर रहे हैं। कई विद्वानों ने उस हिंसक काल में औरतों के भयानक अनुभवों के बारे में लिखा है। उनके साथ बलात्कार हुए, उनको अगवा किया गया, बार बार बेचा खरीदा गया, अनजान हालात में अजनबियों के साथ एक नई ज़िंदगी बसर करने के लिए मजबूर किया गया। औरतों ने जो कुछ भुगता था उसके गहरे सदमे के बावजूद बदले हुए हालात में कुछ औरतों ने अपने नए पारिवारिक बंधन विकसित किए, लेकिन भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने इंसानी संबंधों की जटिलता के बारे में कोई संवेदनशील रवैया नहीं अपनाया। इस तरह की बहुत सारी औरतों को ज़बरदस्ती घर बिठा ली गई, मानते हुए उन्हें उनके नए परिवारों से छीनकर दोबारा पुराने परिवारों या स्थानों पर भेज दिया गया। जिन औरतों के बारे में फैसले लिए जा रहे थे उनसे इस बार भी सलाह नहीं दी गई। अपनी ज़िंदगी के बारे में फैसला लेने के उनके अधिकार को एक बार फिर नज़रअंदाज कर दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक इस मुहिम में कुल मिलाकर 30,000 औरतों को बरामद किया गया। इनमें से 22,000 मुस्लिम औरतों को भारत से और 8,000 हिंदू व सिख औरतों को पाकिस्तान से निकाला गया। यह मुहिम 1954 में जाकर ख़त्म हुई। इज्जत की रक्षा। विद्वानों ने इस बात पर भी रोशनी डाली है कि इस भीषण शारीरिक और मनोवैज्ञानिक खतरों के काल में किस तरह समुदाय की इज्जत बचाने की सोच भी एक अहम भूमिका अदा कर रही थी। इज्जत का यह विचार मर्दानगी की एक खास अवधारणा पर आधारित थी, जिसमें मर्दानगी यानी जन और ज़मीन पर मालिकाने से तय होती हैं। उत्तर भारतीय किसान समाज में यह खासा पुराना विचार रहा है कि मर्द का पुंसत्व उसकी इस काबिलियत में निहित माना जाता था कि वह अपनी चीज़ों यानी जन, औरत और ज़मीन को औरों के कब्जे से बचाए रख सकता है या नहीं। अक्सर इन दो सबसे प्राथमिक संपत्तियों पर ही टकराव शुरू होता था और अक्सर ही औरतें भी इन्हीं मूल्यों को आत्मसात कर लेती थी। इसलिए कई बार जब पुरुषों को यह भय होता था कि उनकी पत्नी औरतों, बीवी, बेटी, बहन व बहन को शत्रु नापाक कर सकते हैं, तो वे औरतों को ही मार डालते थे। उर्वशी बुटालिया ने अपनी पुस्तक दी अदर साइड ऑफ द साइलेंस में रावलपिंडी जिले के थुआ खालसा गांव के एक ऐसे ही दर्दनाक हादसे का जिक्र किया है। बताते हैं कि तकसीम के समय सिखों के इस गांव की 90 औरतों ने दुश्मनों के हाथों में पड़ने की बजाय अपनी मर्जी से कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस गांव से आए शरणार्थी दिल्ली के एक गुरुद्वारे में आज भी इस घटना पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वे इन मौतों को आत्मसात नहीं बल्कि शहादत का दर्जा देते हैं। उनको लगता है कि उस समय पुरुषों ने औरतों के फैसले को बहादुरी से स्वीकार किया, बल्कि कई दफ़ तो उन्होंने औरतों को अपनी जान देने के लिए उकसाया भी। हर साल 13 मार्च को जब उनकी शहादत पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो इस घटना को मर्दों, औरतों और बच्चों की सभा में विस्तार से सुनाया जाता है। औरतों को अपनी बहनों के बलिदान और बहादुरी को अपने दिलों में संजोने और खुद को भी उसी सांचे में डालने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह स्मृति कार्यक्रम समुदाय के जिंदा बचे लोगों के लिए उन यादों को जीवित रखने में मदद देता है। इस कार्यक्रम में उन औरतों को याद नहीं किया जाता जो मरना नहीं चाहती थी, जिन्हें अपनी इच्छा के खिलाफ मौत का रास्ता चुनना पड़ा। क्षेत्रीय विविधताएं। अभी तक हम लोगों के जिन अनुभवों पर चर्चा कर रहे थे वे उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम इलाके से संबंधित थे। आइए देखें कि बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और दक्कन में विभाजन किस रूप में सामने आया।
कलकत्ता और नोआखली में 1946 में भी जनसंहार हो चुके थे, लेकिन विभाजन का सबसे खूनी और विनाशकारी रूप पंजाब में सामने आया। पश्चिमी पंजाब से तकरीबन सभी हिंदुओं और सिखों को भारत की तरफ और तकरीबन सभी पंजाबी भाषी मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ हाँक दिया गया और यह सब कुछ 1946 से 48 के बीच महज 2 साल में हो गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हैदराबाद के बहुत सारे परिवार 50 के दशक और 60 के दशक के शुरुआती सालों में भी पाकिस्तान जाकर बसते रहे, लेकिन बहुत सारों ने भारत में ही रहने का फैसला किया। पाकिस्तान गए ऐसे ज़्यादातर उर्दू भाषी लोग जिन्हें मुहाजिर या अप्रवासी कहा जाता है, सिंध के कराची, हैदराबाद इलाके में बस गए। बंगाल में यह पलायन ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहा। लोग ढीली ढाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आर पार जाते रहे। इसका एक अर्थ यह था कि बंगाली विभाजन से जो पीड़ा उपजी वह उतनी तीखी नहीं थी, लेकिन जिसकी टीस लगातार महसूस होती रही। पंजाब के विपरीत बंगाल में धर्म के आधार पर आबादी का बंटवारा भी उतना साफ नहीं था। बहुत सारे बंगाली हिंदू पूर्वी पाकिस्तान में, जबकि बहुत सारे बंगाली मुसलमान पश्चिमी बंगाल में ही रुके रहे। आखिरकार बंगाली मुसलमान पूर्वी पाकिस्तानियों ने अपनी राजनीतिक पहलकदमी के जरिए जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को नकारते हुए पाकिस्तान से अलग होने का फैसला लिया और 1972 में बांग्लादेश में स्थापना 1791 से 1792 में बांग्लादेश की स्थापना हुई। जाहिर है कि इस्लाम पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान एक दूसरे से जोड़कर नहीं रख पाया। इसके बावजूद पंजाब और बंगाल के अनुभवों में ज़बरदस्त समानताएं भी दिखाई देती हैं। दोनों ही जगह औरतों और लड़कियों को यातना का मुख्य निशाना बनाया गया। हमलावर औरतों की देह को जीते जाने वाले इलाकों की तरह देखते थे। एक समुदाय की औरतों के अपमान को उनके पूरे समुदाय के अपमान तथा बदले की कार्रवाई के रूप में देखा जाता था। ये कहानी पॉज करके वीडियो को पढ़िएगा। आगे हम लोग जानते हैं मदद, मानवता और सद्भावना। हिंसा के कचरे और विभाजन की पीड़ा के तले इंसानियत और सौहार्द का एक विशाल इतिहास दबा पड़ा है। अब्दुल लतीफ़ के मर्मस्पर्शी बयानों जैसे बहुत सारे वृत्तांतों से इस इतिहास का पता चलता है। इतिहासकारों ने इस आशय की अनगिनत कहानियाँ उजागर की हैं कि किस तरह बहुत सारे आम लोग बंटवारे के वक्त एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे। ये आपसी हमदर्दी और साझेदारी नए मौके के खुलने और सदमे पर विजय की कहानियाँ हैं। इस लिहाज से खुशदेव सिंह हमारे सामने एक बेहतरीन मिसाल हैं। खुशदेव सिंह एक सिख डॉक्टर थे और तपेदी के विशेषज्ञ थे। वे उस समय धर्मपुर में तैनात थे, जो अब हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दिन रात लगकर डॉक्टर साहब ने असंख्य प्रवासी मुसलमानों, सिखों, हिंदुओं बिना किसी भेदभाव के एक कोमल स्पर्श, भोजन, आश्रय, सुरक्षा प्रदान की। धर्मपुर के लोगों में उनके इंसानी जज्बे और सहायता के प्रति गहरी आस्था और विश्वास पैदा हो गया था। उन पर लोगों का वैसा ही भरोसा था जैसे दिल्ली और जगह के मुसलमानों को गांधी जी पर था। उनमें एक मोहम्मद उमर खुशदेव सिंह को चिट्ठी में लिखा था कि पूरी विनम्रता से मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे आपके अलावा किसी की शरण में सुरक्षा दिखाई नहीं देती, इसलिए मेहरबानी करके आप मुझे अपने अस्पताल में एक सीट दीजिए। इस डॉक्टर द्वारा किए गए अथक रात प्रयासों के बारे में उनके संस्मरणों लव इज स्ट्रॉन्गर दैन हेट, अ रिमेम्बरेंस ऑफ 1947 यानी मोहब्बत नफ़रत से ज़्यादा ताकतवर होता है, 1947 की यादों से पता चलता है।
यहाँ डॉक्टर साहब ने अपने कामों को बयान करते हुए लिखा है कि यह एक इंसान होने के नाते बिरादर इंसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह करते हुए मेरी छोटी सी कोशिश थी। उन्होंने 1949 में कराची की 2 संक्षिप्त यात्राओं का गर्व से जिक्र किया है। उनके पुराने दोस्तों और धर्मपुर में उनसे मदद लेने वालों को कराची हवाई अड्डे पर उनके एक साथ कुछ यादगार घंटे बिताने का मौका मिला। पहले से उन्हें जानने वाले 6 पुलिस कांस्टेबल उन्हें लेकर जहाज़ तक गए और जहाज़ पर चढ़ते हुए उन्हें सलामी दी। मैंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। मेरी आंखों से आंसू छलक आए। मौखिक गवाही और इतिहास। क्या आपने उन चीज़ों पर गौर किया है जिनके सहारे इस अध्याय में विभाजन के इतिहास को सूत्र में पिरोया जा रहा है? मौखिक वृत्तांत, संस्मरण, डायरियाँ, पारिवारिक इतिहास और स्वलिखित ब्यौरा, इन सब में तक़सीम के दौरान आम लोगों की कठिनाइयाँ व मुसीबतों को समझने में मदद मिलती है। लाखों लोग बंटवारे की पीड़ा तथा एक स्याह दौर की चुनौती को रूप में देखते हैं। उनके लिए यह सिर्फ संवैधानिक विभाजन या मुस्लिम लीग कांग्रेस अथवा औरों की दलगत सियासत का मामला नहीं था। उनके लिए यह जीवन में अनपेक्षित बदलावों का वक्त था। 1946 से 50 के और उसके बाद भी जारी रहने वाले इन बदलावों से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की ज़रूरत थी। यूरोपीय महाध्वंस होलोकॉस्ट की तरह हमें विभाजन को सिर्फ एक राजनीतिकरण घटना के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इससे गुजरने वालों द्वारा उसे दिए गए अर्थों के जरिए भी समझना चाहिए। किसी घटना की हकीकत की स्मृतियों और अनुभवों से भी आकार मिलता है। व्यक्तिगत स्मृतियाँ जो एक तरह मौखिक स्रोत हैं कि एक खूबी यह है कि उनमें हमें अनुभवों और स्मृतियों को और बारीकियों से समझने का मौका मिलता है। इसे इतिहासकारों को बंटवारे जैसी घटनाओं के दौरान लोगों के साथ क्या क्या हुआ इस बारे में बहुरंगी और सजीव वृत्तांत लिखने की काबिलियत मिलती है। सरकारी दस्तावेज़ों से इस की जानकारी हासिल कर पाना नामुमकिन होता है। सरकारी दस्तावेज नीतिगत और दलगत मामले तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित होते हैं। विभाजन के मामले में सरकारी रिपोर्ट व फाइलों और आला नीतिगत और दलगत मामलों तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित होते हैं। विभाजन के मामले में सरकारी रिपोर्टों व फाइलों और आला सरकारी अफसरों के निजी लेखन से अंग्रेज़ों तथा प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच भारत के भविष्य या शरणार्थियों के पुनर्वास के बारे में चलने वाली वार्ताओं पर तो काफ़ी रोशनी पड़ती है, लेकिन उनसे देश विभाजन के लिए सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से प्रभावित होने वाले के रोज़मर्रा हालात और अनुभवों के बारे में खास पता नहीं चलता है। मौखिक इतिहास में इतिहासकार गरीबों और कमज़ोरों, मसलन अब्दुल लतीफ़ के पिता, थुआ खालसा की औरतों, गेहूं के खाली बोरों को बेचकर 4 पैसे का जुगाड़ करने और थोक भाव पर खुदरा गेहूं बेचने वाले शरणार्थी, बिहार में बन रही सड़कों पर काम के बोझ से दोहरी हुई जा रही एक मध्य वर्गीय बंगाली विधवा, एक पेशावारी व्यापारी जिसे भारत जाकर कटक में छोटी मोटी नौकरी गजब की चीज़ दिखाई दे रही थी, लेकिन जिसे यह मालूम न था कि कटक कहाँ है, यह हिंदुस्तान के ऊपरी हिस्से में है या निचले हिस्से में। पेशेवर में तो हमने कभी उसके बारे में सुना नहीं कि अनुभवों की उपेक्षा के अंधकार से
निकलकर अपने विषय के किनारे को और फैलाने का मौका मिलता है। इस प्रकार संपन्न और सुज्ञात लोगों की गतिविधियों से आगे जाते हुए विभाजन का मौखिक इतिहास ऐसे मर्दों औरतों के अनुभवों की पड़ताल करने में कामयाब रहा है जिनके वजूद को अब तक नज़रअंदाज कर दिया जाता था, सहज स्वाभाविक मान लिया जाता था, या जिनको मुख्य धारा के इतिहास में बस चलते चलते जिक्र कर दिया जाता था। यह उल्लेखनीय बात है क्योंकि जो इतिहास हम आमतौर पर पढ़ते हैं उसमें आम इंसानों के जीवन और कार्यों को अक्सर पहुंच के बाहर या महत्वहीन मान लिया जाता है। अभी भी बहुत सारे इतिहासकार मौखिक इतिहास के बारे में शंकालु हैं। वे यह कहकर इसको खारिज कर देते हैं कि मौखिक जानकारी में सटीकता नहीं होती और उनसे घटनाओं का जो क्रम उभरता है वह अक्सर सही नहीं होता। इतिहासकारों का दलील है कि निजी तजुर्बों की विशिष्टता के सहारे सामान्यकरण करना यानी किसी सामान्य नतीजे पर पहुंचना मुश्किल होता है। उनका कहना है कि इस तरह के छोटे छोटे अनुभवों से मुकम्मल तस्वीर नहीं बनाई जा सकती और सिर्फ एक गवाह को गवाह नहीं माना जा सकता। उनको यह भी लगता है कि मौखिक विवरण सतही मुद्दों से ताल्लुक़ रखते हैं और यादों में चस्पा रह जाने वाले छोटे छोटे अनुभव इतिहास के बृहत्तर प्रक्रियाओं का कारण ढूंढने में अप्रासंगिक होते हैं। भारत के विभाजन और जर्मनी के महाध्वस्त जैसी घटनाओं के संदर्भ में ऐसी गवाहियों की कोई कमी नहीं होगी जिनसे पता चलता है कि उनके दरमियान अनगिनत लोगों ने कितनी तरह की और कितनी भीषण कठिनाइयों व तनावों का सामना किया। इस प्रकार इनमें रुझानों की शिनाख्त करने और अपवादों को चिन्हित करने के लिए साक्ष्य की भरमार है। मौखिक या लिखित बयानों की तुलना करके उनसे निकलने वाले नतीजों को दूसरे स्रोतों से मिलाकर देखने और अंतर्विरोधों के बारे में चौकस रहते हुए इतिहासकार किसी भी दिए गए साक्ष्य का विश्वसनीयता को तौल सकते हैं। इसके अलावा वैसे भी अगर इतिहास में साधारण व कमज़ोरों के वजूद को जगह देनी है तो यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि बंटवारा का मौखिक इतिहास केवल सतही मुद्दों से संबंधित नहीं है। विभाजन के अनुभव पूरी कहानी का इस कदर केंद्रीय हिस्सा है कि अन्य स्रोतों की जांच करने के लिए मौखिक स्रोतों की जांच करने के लिए अन्य स्रोतों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अलग तरह के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए अलग तरह के स्रोतों को भी ढूंढना ही होगा। मिसाल के तौर पर सरकारी रिपोर्टों से हमें भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों द्वारा बरामद की गई औरतों की अदला बदली और तादाद का पता तो चल जाता है, लेकिन उन औरतों ने भोगा क्या, उन पर क्या कुछ बीती, इसका जवाब तो सिर्फ वे औरतें ही दे सकती हैं। लेकिन हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि बंटवारे के बारे में मौखिक ब्यौरे खुद ब खुद या आसानी से उपलब्ध नहीं होते। उन्हें साक्षात्कार के जरिए ही हासिल किया जा सकता है और साक्षात्कार में भी लोगों के दर्द के एहसास और सूझबूझ से काम लेना पड़ता है। इस सिलसिले में सबसे पहले मुश्किल यही होती है कि मुमकिन है इन अनुभवों से गुजरने वाले निहायत निजी आपबीती के बारे में बात करने को राजी नहीं हो। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी औरत किसी अजनबी के सामने अपने खौफनाक अनुभवों का कैसे बेपर्दा कर देगी जिसका बलात्कार किया गया था। साक्षात्कार देने वालों का किस्सा एकदम निजी पीड़ा और सदमे में झोंकने से आमतौर पर परहेज करना चाहिए। उन्हें पीड़ित महिला से सघन और उपयोगी जानकारियाँ हासिल करने के लिए आत्मीय संबंध विकसित करने चाहिए।
इसके बाद याददाश्त की समस्या आती है, सो अलग। किसी घटना के बारे में कुछ दशक बाद जब बात की जाती है तो लोग क्या याद रखते हैं या भूल जाते हैं, यह आंशिक रूप से इस पर निर्भर करता है कि बीच के सालों में उनके अनुभव किस तरह के रहे हैं। इस दौरान उनके समुदायों और राष्ट्रों के साथ क्या हुआ। मौखिक इतिहासकारों को विभाजन के वास्तविक अनुभवों को निर्मित स्मृतियों के जाल से बाहर निकालने का चुनौतीपूर्ण काम भी करना पड़ता है। निष्कर्षतः विभाजन एक समग्र वृत्तांत बुनने के लिए बुरी तरह से स्रोतों का इस्तेमाल करना जरूरी है। हम उसे एक घटना के साथ साथ एक प्रक्रिया के रूप में भी देख सकें और उन लोगों के अनुभवों को समझ सकें जो उस खौफनाक दौर से गुजर रहे थे। अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया, ये काल रेखा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला चैप्टर जो चैप्टर 15 होगा, संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। तो अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद।